हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर बच्चे। आज ये जरा अपने सेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा को। ठीक है बच्चे। यस। सो लास्ट हमने शुरू क्या किया था बच्चे। लास्ट क्लास में हमने मॉलिक्यूलर क्लोनिंग के विषय में पढ़ाई शुरू की थी, कुछ बातें जानी थी, कुछ जनरल स्टेप्स क्या क्या होते हैं उनको जाना था, और फिर हमने स्टडी शुरू की थी कि एक्चुअली में स्टेप्स कितने होते हैं। पहला स्टेप था बच्चे सेगमेंट का चुनाव करना। ठीक है, सेगमेंट का चुनाव करना या टुकड़े का चुनाव करना जिसको क्लोन करना है। डीएनए वगैरह, आरएनए वगैरह जिसका भी हमें क्लोन करना है बच्चे, तो उसके टुकड़े का चुनाव करना, ये हमारा पहला कल स्टेप था, हमने पढ़ा था। मानसी विश्वकर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। अब आप समझिएगा बच्चे एक बात को, मैं थोड़ा सा जनरलाइज कर देता हूँ, सामान्य कर देता हूँ इस टॉपिक को। इस टॉपिक में हम जो पढ़ रहे हैं क्लोनिंग ऑफ डीएनए, इसका सिंपल सा मीनिंग इतना ही है कि भाई हमें कोई डीएनए का टुकड़ा उठाना है, उसको किसी डीएनए के साथ जोड़ना है। जिस डीएनए के साथ जोड़ेंगे उसको वेक्टर कहा जाएगा, और फिर वो डीएनए उसको किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर लेके जाएगा, किसी दूसरे जीव में लेके जाएगा। वहां पे उस डीएनए की बहुत सारी कॉपी बनेगी। काम तो यही है हमारे पास, है ना। तो इसमें से पहला स्टेप हमने पढ़ा था कल कि भाई जो फ्रेगमेंट हमने चूज किया था, फ्रेगमेंट कहां कहां से चूज कर सकते हैं। अब दूसरा स्टेप है बच्चे, स्टेप नंबर 2 है, इसको हम बोलेंगे वेक्टर का चयन। वेक्टर का चयन यानी वाहक का चयन करना। वाहक का चयन का मतलब है कि हमारे पास जो डीएनए का टुकड़ा है जिसकी हमें बहुत सारी कॉपी बनानी है। हालांकि ये कॉपियां क्यों बनाई जाती हैं बच्चे? कॉपियां इसलिए बनाई जाती हैं ताकि फिर आगे चल के वो हमारे द्वारा जिसकी चाहत है उस प्रोटीन का निर्माण करें। एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए एक स्पेसिफिक डीएनए ही तो होता है, डीएनए का सीक्वेंस ही तो होता है। तो हम डीएनए के उसी टुकड़े को उठा करके और कॉपी करवाते हैं जो वो प्रोटीन बना सकता है जिसकी हमें आवश्यकता है। बहुत सारे डीएनए के टुकड़े होंगे तो बहुत सारा प्रोटीन बनेगा। जैसे आजकल इंसुलिन का हम यूज करते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं डायबिटीज वालों को, तो सर इंसुलिन भी तो एक प्रोटीन ही है। और कैसे बनाया हमने? ऐसे ही तो बनवाते हैं उसको हम। पहले अलग मेथड थे, अब तो ऐसे ही बनाते हैं, आसान हो गया हमारे लिए काम। स्टेप 2 है बच्चे वेक्टर का चयन। वेक्टर का चयन जिसको हमारे द्वारा कहा जाएगा सर। ठीक है, स्टेप 2 है सर इसके बाद में, जिसको हम बोलेंगे वेक्टर का चयन। चलिए सर, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर से कह रहा हूं, वेक्टर का चयन जो हमारी प्रोसेस होती है बच्चे, जो प्रक्रिया होती है, इसमें एक ही काम है हमारा कि भाई हमने जो टुकड़ा अपना चूज कर रखा पहले से कि भाई हमें तो इसको कॉपी करवाना है, तो उसको हमें किसी दूसरे जीव की बॉडी में प्रवेश तब कराएंगे, उसको किसी न किसी चीज के माध्यम से करवाएंगे ना। जैसे मान लो तुम हो, तुम्हारे पास एक डीएनए का टुकड़ा है, और तुम्हें अपने डीएनए के टुकड़े को मेरी बॉडी के अंदर डाल के और मेरी बॉडी में उसके बहुत सारी कॉपी करवानी है। तो आप क्या करोगे? मुझ तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई माध्यम का उपयोग तो करोगे। तो माध्यम का उपयोग क्या हो सकता है कि आप अपने पास से किसी वायरस में डाल दो, वायरस आकर के मुझे काटे और मेरे अंदर छोड़ दे उसको, तो मेरी बॉडी में चला गया, मेरी बॉडी में कॉपी करेगा, तो ये वायरस क्या होगा? वेक्टर हो गया। ऐसे ही वेक्टर कई प्रकार के हो सकते हैं। तो हम वेक्टर के चयन के बारे में पढ़ेंगे, यानी ऐसा डीएनए कैरियर जो फ्रेगमेंट को होस्ट तक लेकर के जाता है, मतलब ऐसा बोलेंगे हम इसको, ऐसा डीएनए कैरियर जो फ्रेगमेंट जो फ्रेगमेंट को होस्ट तक लेकर जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेक्टर, जो टुकड़े को लेके जाएगा सर होस्ट, यानी जिसके अंदर हमें डाल के कॉपी करवाना है। ये एक ऐसा छोटा सा सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए ही होता है। समझिए बच्चे, यहां पर कंफ्यूज होने के आपके चांस है। ये वेक्टर जो होता है ये खुद भी एक डीएनए ही होता है।
अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि वायरस के अंदर डाल दो, तो वायरस के अंदर भी तो डीएनए के साथ ही जाके जुड़ेगा। वायरस में डालोगे तो भी वायरस के जो डीएनए उसी के साथ तो जोड़ोगे। तो वायरस के अंदर भी तो डीएनए ही था जो आपके डीएनए को लेके गया है, तभी तो आपने वायरस को वेक्टर कहा। एक्चुअल में तो वेक्टर कौन था? वायरस के अंदर जो डीएनए था वही था। तो प्यारे बच्चे, ये वेक्टर जो होता है ना, किसी न किसी दूसरे जीव का, ऑर्गेनिज्म का, ये डीएनए ही होता है। मतलब ये वेक्टर जो होता है स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ये भी एक डीएनए होता है जो क्या कर सकता है, जो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। जो बच्चे सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है सर, खुद से। रेप्लिकेट का मतलब अब याद हो गया होगा, खुद से अपनी बहुत सारी कॉपियां बना सकता है बच्चे। ठीक है, ओके सर। यानी ये डीएनए का मॉलिक्यूल, हमारा जो डीएनए जिसकी हमें बहुत सारी कॉपियां बनानी है, उसको लेके जाएगा होस्ट सेल तक, और होस्ट सेल में जाने के बाद में वहां पर बच्चे बहुत सारी क्या बनेंगे सर, वहां पर बहुत सारी बनेंगी सर कॉपियां। ओके सर, ये तो हो गई बात। अब ये जो आपका वेक्टर है बच्चे, ये अलग अलग सिस्टम में हो सकता है, अलग 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 जगह पे हो सकता है। मतलब हो सकता है कि सर बैक्टीरियल सिस्टम में भी हो। मैंने आपको, देखो, हम जहां भी कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, हमें दो चीजों के बारे में पढ़ना है। शुरुआत में ही मैंने कहा था कि जो भी चीज पढ़ोगे तो दो जगह पे पढ़ोगे, दो सिस्टम में पढ़ोगे। पहला बैक्टीरियल सिस्टम में पढ़ोगे बच्चे, और दूसरा आप लोग किस में पढ़ोगे सर? दूसरा आप लोग बैक्टीरियल सिस्टम के अलावा एक यूकारियोटिक सिस्टम में, मतलब जो ससीम केंद्रीय कोशिकाएं हैं उनमें पढ़ोगे, और बैक्टीरिया कोशिका में। मतलब हम जो प्रक्रिया पढ़ रहे हैं जहाँ पे डीएनए कॉपी करवाना है फाइनली, वो या तो बैक्टीरिया में करवाना है या किसी यूकारियोटिक सेल में करवाना है। यूकारियोटिक सेल मतलब बताया था मैंने, फंगस हो गया जैसे, एनिमल हो गए, प्लांट हो गए, वो सब। तो अब ये वेक्टर जो है ना, वेक्टर भी अलग अलग होगा। अगर आपको बैक्टीरियल सेल के अंदर भेजना है डीएनए को तो उसके लिए अलग वेक्टर होगा। आपको यूकारियोटिक सेल में भेजना है तो वहां पे वेक्टर अलग अलग होते हैं। तो अभी हमें इनके नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, मेघा परदेसी करिए सर, सिलेबस कब तक हो जाएगा? सिलेबस तो देखो पेपर तक पढ़ाएंगे आपको, पेपर तक एमसीक्यू प्रैक्टिस चलती रहेंगी। जिन बच्चों का अभी पेपर है निकट भविष्य में, एमसीक्यू प्रैक्टिस चलती रहेंगी, और जितना मैक्सिमम हम करेंगे वो चलता रहेगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, उसके अंदर ऐसा ना सोचिए कि कब हम खत्म करके ये सोचेंगे। साथ साथ अपना रिवीजन रखिएगा और पढ़ते रहिए जितना ज़्यादा आप पढ़ सको। ठीक है, चलिए सर। सो अब बच्चे सबसे पहले हम देखते हैं ये वेक्टर किसके अंदर, ये वेक्टर हम देखेंगे सबसे पहले बैक्टीरियल सेल में, बैक्टीरियल सिस्टम बोल दो, बैक्टीरियल सिस्टम में। ठीक है, तो ये वेक्टर की जो हम बात करेंगे बच्चे, ये सबसे पहले करेंगे हम लोग बैक्टीरियल सिस्टम में। ओके सर, क्लियर हो गई बात? मैंने कहा सर बैक्टीरियल सिस्टम में हम इसकी बात करेंगे। देखिए बच्चे, बैक्टीरिया के अंदर अगर हमें डीएनए भेजना है, वहां पे जो वेक्टर होते हैं वो भी कई प्रकार के हो सकते हैं, कई टाइप के हो सकते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे जैसे सबसे पहला एक आपका हो सकता है प्लाज्मिड वेक्टर, एक हो सकता है बच्चे आपका प्लाज्मिड वेक्टर। फर्स्ट आपका है प्लाज्मिड वेक्टर। समझ में आ गई बात आप सभी को? देखो भी, प्लाज्मिड वेक्टर से क्या समझते हो आप लोग? प्लाज्मिड वेक्टर से आप क्या समझते हो? एक बार जरा मेमोराइज करने की कोशिश करो। आप सभी ने पढ़ा था कि सर एक तो न्यूक्लियस के अंदर वेक्टर होता है, और दूसरा वेक्टर हमारे पास में होता है सर जिसको प्लाज्मिड वेक्टर के नाम से बोलते हैं। जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में जो डीएनए पाया जाता है, एक तो हम क्रोमोजोमल डीएनए बोलते हैं। क्रोमोजोमल डीएनए का मतलब जो क्रोमोजोम का हिस्सा होता है। कुछ ऐसे डीएनए भी होते हैं जो क्रोमोजोम का हिस्सा नहीं होते हैं, वो दूसरी जगह पाए जाते हैं। जैसे प्लांट में भी प्लांट के अंदर भी प्लास्टिड वगैरह में आपने देखे थे, प्लास्टिड के अलावा भी आपने देखे थे बच्चे। तो ये प्लाज्मिड वेक्टर होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर भी जो प्लाज्मिड वेक्टर है ना, देखो इनका बेनिफिट ये होता है, हालांकि ये बेनिफिट वाली बातें मैं सारी लगभग आपको सिखा चुका हूँ।
सारी बातें लगभग मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो आपकी प्लाज्मिड वेक्टर वाली बात है, तो ये क्या होते हैं सर, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं। बाहर से जो डीएनए का टुकड़ा हमने इनके अंदर भेजा है उसको भी अपने साथ में रेप्लिकेट कर सकते हैं, कॉपी बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग प्लाज्मिड वेक्टर को ज़्यादा चुनाव करते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड वेक्टर है बच्चे, उस प्लाज्मिड वेक्टर को हम सबसे आम तौर पर यूज करते हैं। ये कैसे होते हैं, मतलब याद रखिएगा इस बात को आप, हम सबसे आम तौर पर इसका यूज करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ये बच्चे आपके होते हैं स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। ये प्लाज्मिड वेक्टर क्या होते हैं, स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल हैं और लगभग सर्कुलर शेप में आपको देखने को मिलते हैं, सर्कुलर शेप में आपको देखने को मिलते हैं। ओके सर, ये जो होते हैं बच्चे, ये बहुत बार रेप्लिकेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रेप्लिकेशन होता है इनके अंदर, मतलब बहुत जल्दी जल्दी कॉपियाँ बनती हैं, बहुत बार रेप्लिकेट कर सकते हैं ये। और दूसरी बात ये होती है कि इनको आइसोलेट करना आसान होता है। जो हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे ना बच्चे, तो याद रखिएगा इनका आइसोलेशन जो होता है, इनका आइसोलेशन जो होता है वो बच्चे आसान होता है। ठीक है, आइसोलेशन मतलब इनको कॉपी होने के बाद अलग करना भी आसान होता है बच्चों। ओके सर, कुछ कॉमन प्लाज्मिड हैं, नाम रखे गए हैं। अब नाम कैसे रखे गए हैं, नाम इनके कैसे रखे जाते हैं, तो नाम रखने के लिए बच्चे एक बात याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉमन नेम्स, कॉमन नेम्स, कुछ सामान्य प्लाज्मिड वेक्टर के नाम। देखो, नाम रखने के लिए बच्चे अलग से हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे। जो बच्चे टारगेट बैच वाले हैं उन बच्चों को ये सारी चीज़ें पढ़ा चुका मैं, उन बच्चों ने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और उन बच्चों को पता होगा नाम कैसे दिए जाते हैं। अच्छा, कोई भी डीएनए है किसी भी जीव का, जो बच्चे बिल्कुल फाउंडेशन से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चे सारे चीज़ों को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, सारी बातें सीखते चलेंगे। अभी मैं आपको जस्ट कुछ कॉमन नेम्स बता रहा हूँ आपको कि ये जो आपके नाम रखे जाते हैं, मान लो आपने किसी भी डीएनए को उठाया, अब भाई कौन से बैक्टीरिया से उठाया उसके आधार पे उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो इसलिए कॉमन नेम्स इनके कुछ होते हैं वेक्टर्स के। जैसे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, कुछ नाम आपको मैं बताऊं तो बच्चे, जैसे PBR322, PBR322 एक सुना हो आपने अगर, PBR322 ये नाम है आपका, ये प्लाज्मिड वेक्टर का नाम है, प्लाज्मिड वेक्टर का नाम बचे। ऐसे ही आपका PUC19 जैसे आपने सुना होगा, PUC19 का नाम भी आपने सुना होगा, ये भी बच्चे आपका एक प्लाज्मिड वेक्टर होता है। इसके बाद में एक PET सीरीज के भी बहुत सारे वेक्टर होते हैं, PET सीरीज के भी बच्चे बहुत सारे वेक्टर होते हैं, याद रखिएगा आप लोग इस बात को। ठीक है, PET सीरीज के भी बहुत सारे वेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके सर, ये तो हो गई हमारे पास में बात कि बैक्टीरियल सिस्टम में जो प्लाज्मिड वेक्टर होते हैं वो। अच्छा, प्लाज्मिड वेक्टर के अलावा और किस वेक्टर का यूज कर सकते हैं बच्चे? एक और वेक्टर का यूज हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वेक्टर। एक और होता है बच्चे बैक्टीरियोफेज वेक्टर। ठीक है, बैक्टीरियोफेज वेक्टर, बैक्टीरियोफेज वेक्टर के नाम से जिसको हम लोग जानेंगे, हम लोग पुकारेंगे सर। बैक्टीरियोफेज वेक्टर का देखो, बैक्टीरियोफेज नाम आपने सुना है, क्या होता है ये? बैक्टीरियोफेज तो सर एक वायरस का नाम है, यस या नो? बिल्कुल से, तो वायरस का नाम है, इसका मतलब हम एक वायरस का डीएनए का यूज करेंगे और वायरस के डीएनए के साथ में अपना जो डीएनए जिसकी कॉपी करवानी है उसको जोड़ दिया जाएगा। अब ये वायरस जाएगा बैक्टीरिया के पास में और बैक्टीरिया में जा करके अपना ये जो डीएनए है उसको छोड़ देगा। समझ में आ गई बात? ये भी तरीका हो सकता है सर।
तो ये दूसरा मेथड है हमारा, बैक्टीरिया के अंदर पहुंचाने की बात है और वेक्टर पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। फिर बच्चे एक होता है कोस्मिड। तीसरा है बच्चे कोस्मिड वेक्टर। और एक बात ध्यान रखना बच्चे, सब चीजों को मिक्स मत कर देना। इस बात को याद रखना कि आप पढ़ क्या रहे हो। पूरी प्रोसेस देखो एक साथ चलती है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एक साथ रिलेटेड दिखेंगी, इंटरलिंक दिखेंगी। तो आप लोग इस बात का ख्याल रखिएगा इस बात का आप लोग अच्छी प्रकार से ख्याल रखिएगा कि जो भी चीजें आपकी इंटरलिंक चले तो प्रोसेस चले, ठीक है, समझना सही है, लेकिन उनको सभी स्टेप्स को अलग अलग समझना। अभी आप लोग वेक्टर पढ़ रहे हो तो आपका फोकस वेक्टर पे होना चाहिए कि जितने भी नाम लिखे जा रहे हैं ये वेक्टर के नाम है। वेक्टर का मतलब मैंने कहा था कोई ना कोई डीएनए का टुकड़ा है जो हमारे डीएनए को जोड़ के और फिर वहां लेके जाएगा जहां हमें पहुंचाना है। ओके सर। तो बच्चे एक कोस्मिड, कोस्मिड क्या है बच्चे, ये एक हाइब्रिड वेक्टर है। हाइब्रिड वेक्टर है बच्चे। कोस्मिड जो है सर, ये एक हाइब्रिड क्लोनिंग वेक्टर है। हाइब्रिड का मतलब, अब देखो जहां भी हाइब्रिड शब्द आ जाता है ना इसका मतलब ये होता है सर जहां पे एक से ज्यादा का कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा हो। ओके सर। इसमें क्या होते हैं, इसमें एक तो प्लाज्मिड का हिस्सा होता है। ये कोस्मिड कैसे बनता है, कोस्मिड बनता है बच्चे, एक तो प्लाज्मिड डीएनए का हिस्सा होता है और दूसरा इसके अंदर बच्चे जो बैक्टीरियोफेज है ना, बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज जो दूसरा होता है बच्चे उसका हिस्सा होता है। तो दोनों के ही डीएनए को मिला करके एक हाइब्रिड बनाया जाता है बच्चे, ठीक है। दोनों मौजूद होते हैं, उसी को कहा जाता है। ये क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि देखो जो पिछले मेथड्स है ना, अगर सिंगल सिंगल आप डीएनए को वेक्टर के रूप में यूज करते हो तो छोटे डीएनए तो चले जाते हैं। अगर हमें कोई बड़ा डीएनए का टुकड़ा अगर कहीं होस्ट सेल तक पहुंचाना हो तो फिर हमें वेक्टर भी बड़ा चाहिए, तो ये इसीलिए होता है, ठीक है। तो ये कोस्मिड जो होता है बच्चे, ये बड़े फ्रेगमेंट को लेकर जा सकता है। तो सामान्यतः ये बड़े फ्रेगमेंट के लिए, ये बड़े टुकड़े के लिए यूज होता है, ठीक है। बड़े टुकड़े को अगर लेके जाना हो बच्चे तो यही करता है। तो सबसे बड़े जो डीएनए फ्रेगमेंट है ना, उन सबसे बड़े डीएनए फ्रेगमेंट्स को यही लेकर के जाता है सर। चलिए, ये तो हुआ बच्चे आपका बैक्टीरिया सिस्टम के अंदर कौन कौन से वेक्टर्स का हमारे द्वारा उपयोग किया जाता है। अब हम आते हैं सर यूकारियोटिक सिस्टम में वेक्टर। अब आते हैं बच्चे यूकारियोटिक सिस्टम में। बात हमारी वेक्टर की ही हो रही है। अब आते हैं सर यूकारियोटिक सिस्टम में। देखो क्या होता है बच्चे, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। रोशनी, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। रोशनी आज लेट कैसे भाई आप तो हमेशा टाइम पे रहते हो। देखो एक्चुअली क्या होता है बच्चे, आप किसी, जैसे हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, कोई भी वेक्टर को आप लोग पढ़ते हो, किसी वेक्टर के आप स्टडी करते हो, तो वेक्टर के कुछ या तो टाइप आपसे पूछ ली जाती है या आपसे नाम पूछ लिया जाता है मेरे भाई। ये दोनों ही चीजें आपसे पूछ ली जाती है, याद रखेगा इस बात को। दोनों ही चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती है। तो इसीलिए हमने जैसे बैक्टीरिया के अंदर नाम देखा, टाइप देखा, कैसे पुकारते हैं उनको, ऐसे ही अब यूकारियोटिक सिस्टम में, यूकारियोटिक सिस्टम समझ गए होंगे आप लोग। जहां भी यूकारियोटिक शब्द आपके सामने यूज हो तो मतलब होता है सर उसमें फिर कौन आ गया, फिर यीस्ट वगैरह जैसे फंगस वगैरह आ गए, अच्छा, एनिमल्स सेल आ गई, प्लांट सेल आ गई, ये सारे आ गए। तो इनके अंदर अगर हमें डीएनए को पहुंचाना तो कौन से वेक्टर का यूज होगा। सबसे पहले होते हैं बच्चे यीस्ट प्लाज्मिड वेक्टर्स। इसमें पहला होगा यीस्ट, यीस्ट प्लाज्मिड वेक्टर्स।
ठीक है, सबसे पहला होगा मेरे भाई यीस्ट प्लाज्मिड वेक्टर्स। तो यीस्ट समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है, ओके रोशनी, ठीक है भाई। तो यीस्ट से आप समझ गए होंगे क्या होता है, एक प्रकार का फंगस होता है, तो इसी की बात हो रही है। यीस्ट की बात अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा सर, यीस्ट में उपयोग होने वाले क्लोनिंग वेक्टर, मतलब ये है सर, यीस्ट के अंदर अगर आपको डीएनए पहुंचाना है तो वहां तक पहुंचाने के लिए कौन लेके जाएगा, कौन वेक्टर होगा। तो लिख देता हूं मैं, यीस्ट में उपयोग होने वाले, यीस्ट में उपयोग होने वाले क्लोनिंग वेक्टर। तो यीस्ट के अंदर अगर आपको क्लोन करवाना है तो वहां तक पहुंचाने के लिए जो वेक्टर होगा, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं बच्चे, इनके नाम याद रखेगा, जैसा मैंने कहा 3 टाइप्स, 3 टाइप्स, 3 प्रकार के आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है, 3 प्रकार के देखने को मिलेंगे, इनके शॉर्ट में नाम होते हैं, वो नाम आप लोग याद रखिएगा, जैसे YEP, YIP, YCP, ऐसे 3 नाम होते हैं। YEP, YIP, YCP, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। इस प्रकार से, इस प्रकार से बच्चे 3 नाम होते हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। ओके सर, चलिए, क्लियर हो गई आप सभी को। ओके सर, अच्छा, इनकी ओकेजनली फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। देखो, वाई का मतलब तो सबको पता है, वाई का मतलब सबको पता है सर, यहाँ पे यीस्ट लिखा हुआ है। उसके अलावा जो ई आई है ना और सी है, इनको भी आपने याद रखना पड़ेगा। एपिसोमल इंटीग्रेटिव, एपिसोमल इंटीग्रेटिव और सेंट्रोमेरिक। ये रहा, यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड बच्चे इनको कहा जाएगा, और ये यीस्ट इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड, ये यीस्ट सेंट्रोमेयर प्लाज्मिड, ठीक है। ये यीस्ट के अंदर ये जो डीएनए होते हैं, इनकी पोजीशन के आधार पे हम इनको नाम दे देते हैं अलग अलग, ठीक है, अलग अलग बच्चे। एपिसोम एक शब्द लिखा हुआ आपके सामने, थोड़ा सा इसको आप रिमेंबर कर लो एक बार। ये देखो यहाँ पे एपिसोमल लिखा हुआ है, यानी एपिसोम। एपिसोम क्या शब्द है बच्चे, याद रखना पड़ेगा आपको, यूज होगा इसका भविष्य में। देखो भाई, एपिसोम शब्द का मतलब होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ये मतलब क्रोमोसोम का हिस्सा नहीं, ये वो डीएनए है। एपिसोम जो शब्द यूज करते हैं, एपिसोम उन डीएनए के लिए यूज करते हैं, पहली बात तो वे आपके एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, मतलब क्रोमोसोम का हिस्सा नहीं होते, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं बच्चे, यानी क्रोमोसोम का हिस्सा नहीं होते हैं, ये गुणसूत्र का हिस्सा नहीं है, अलग है। फिर सर, जो क्या कर सकते हैं मेरे भाई, ये चाहे तो होस्ट जो क्रोमोसोम है ना,
उसमें इंटीग्रेट हो सकते हैं और चाहे प्लाज्मिड की तरह से अलग भी रह सकते हैं। ये ऐसे होते हैं बच्चे कि जो होस्ट की जो सेल है, मान लो ये यीस्ट है, ये यीस्ट है, इस यीस्ट के अंदर जो क्रोमोसोम है उनके साथ इंटीग्रेट भी हो सकते हैं, और दूसरा जो प्लाज्मिड डीएनए होता है जो अलग रहता है, अलग भी रह सकते हैं, मतलब दोनों काम कर सकते हैं ये। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है लेकिन ये क्रोमोसोम के साथ जुड़ भी सकते हैं और प्लाज्मिड की तरह से फ्री भी रह सकते हैं। तो ऐसे जो डीएनए होते हैं उनको हम लोग एपिसोम बोलते हैं, मतलब जो क्रोमोसोम वाले डीएनए के साथ जुड़ भी सकते हैं और क्रोमोसोम से फ्री भी रह सकते हैं। समझ गए बात को, इनकी मर्जी होती है, उनको एपिसोम कहा जाता है, ये शब्द यूज होता है बच्चे। चलिए, ओके सर। दूसरा समझ गए होंगे आप, इंटीग्रेटिव। इंटीग्रेटिव मतलब जुड़ने वाले। और तीसरा लिखा हुआ है सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर क्या होता है? सेंट्रोमेयर का मतलब होता है बच्चे आपका कि जो गुणसूत्र बिंदु बोलते हैं हिंदी में, गुणसूत्र बिंदु कहा जाता है, मतलब क्रोमोसोम्स जहां पे जुड़े होते हैं, क्रोमोसोम्स दो हिस्सों से मिलके बनते हैं ना, तो क्रोमोसोम्स जहां पे जुड़े होते हैं ऐसे, तो सेंट्रोमेयर होता है ना। तो ये सेंट्रोमेयर के पास में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इनको ऐसा नाम दे दिया हमने। ठीक है, याद रखिएगा। ओके सर। तो ये तो हो गया पहला, यीस्ट प्लाज्मिड वेक्टर्स। मैंने कहा पहला बोला मैंने, यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर जो वेक्टर्स यूज करते हैं, तो एक तो हम लोग ये वेक्टर्स यूज कर सकते हैं, यीस्ट प्लाज्मिड वेक्टर्स का। दूसरा, अब क्या सर यीस्ट के अंदर यही प्लाज्मिड वेक्टर्स का यूज होता है हमेशा? देखो, एक होता है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी होते हैं, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी होते हैं, ये भी वेक्टर का काम करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, YAC के नाम से जानते हैं। यीस्ट आर्टिफिशियल, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जिनको कहा जाएगा। देखो, जैसे एक आपने कोस्मिड पढ़ा था, बैक्टीरियल सिस्टम के अंदर आपने बच्चे एक वेक्टर पढ़ा था कोस्मिड, जिसको हमने बोला था। वो जो कोस्मिड का मतलब क्या होता है? कोस्मिड का मतलब होता है बच्चे कि भाई जो बड़े डीएनए के मॉलिक्यूल्स को लेके जाने के लिए था। ऐसे ही यहां पर भी अगर आपको यूकारियोटिक सिस्टम में बच्चे, अगर आपको बड़े डीएनए मॉलिक्यूल्स को अगर कैरी करना है, तो फिर उसके लिए होता है आपका एक वेक्टर होता है जो आपके सामने लिखा हुआ है। ओके सर। फिर बच्चे एक होता है मेमेलियन एक्सप्रेशन वेक्टर, एक और तीसरा होता है यूकारियोटिक में मेमेलियन एक्सप्रेशन वेक्टर। ठीक है बच्चे, मेमेलियन एक्सप्रेशन वेक्टर के नाम से जिसको हम लोग जानेंगे। ये मेमेलियन एक्सप्रेशन वेक्टर में क्या बच्चे, जब जीन को ह्यूमन या एनिमल सेल में रेप्लिकेट करवाना हो तब जिस वेक्टर का यूज करते हैं, यानी जब होस्ट कोई मैमल हो, मतलब हमें अगर ये डीएनए का टुकड़ा कॉपी करने के लिए अगर किसी मैमल के बॉडी में भेजना है, तब जो वेक्टर का यूज करते हैं उसका नाम होता है मेमेलियन एक्सप्रेशन वेक्टर के नाम से उसको जानते हैं। फिर बच्चे, फिर एक आपका होता है वायरल वेक्टर, एक चौथा होता है वायरल वेक्टर। वायरल वेक्टर यूकारियोटिक सेल तक पहुंचाने के लिए फिर बच्चे हमारे पास में एक होता है सर वायरल वेक्टर। वायरल वेक्टर की बात करें तो सर इसमें बहुत सारे वायरस आते हैं। देखो हम क्या करते हैं, नॉर्मली आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि वायरस जो होते हैं ना, हालांकि हम उनके जेनेटिक मटेरियल में थोड़ा चेंज कर देते हैं
ताकि वो बीमारी ना फैलाएं। वायरस जो है बच्चे, उन वायरस के जेनेटिक मटेरियल में हम लोग चेंज कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं ताकि वो बीमारी ना फैलाएं। तो वो चेंज कर दिया, अब फिर उन वायरस का यूज करते हैं हम लोग किस लिए? अब उनका यूज करते हैं वेक्टर के रूप में कि भाई वायरस के साथ में हमने जो डीएनए का टुकड़ा था ना, वायरस के डीएनए के साथ जोड़ दिया और अब वायरस को बोला जाओ भाई तुम काट लो जिसको काटना है। उसके सामने वही चीज होगी जहां पे हमें वो डीएनए का टुकड़ा डालना है, वो जा करके वायरस उसको काटेगा, व्यक्ति को उसके अंदर छोड़ देगा। यानी ह्यूमन हमें काटा, हमारे अंदर छोड़ दिया, अब हमारे अंदर ही क्या करेगा वो टुकड़ा फिर रेप्लिकेट करेगा, उसकी संख्या बढ़ेगी, है ना। तो ये वायरल वेक्टर होते हैं, कुछ खास तरह के यूज किए जाते हैं, जैसे एडिनो वायरस, रेट्रो वायरस, लेंटी वायरस, ऐसे कुछ होते हैं जिनका यूज करते हैं, जैसे एडिनो वायरस, रेट्रो वायरस, एक और होगा बच्चे जैसे लेंटी वायरस। ठीक है, तो ये कुछ वायरल वेक्टर होते हैं सर, जिन वायरल वेक्टर का हमारे द्वारा किया जाता है यूज यानी उपयोग। ओके सर, समझ में आ गई बच्चे बात? ठीक है सर, ये था अपने पास में स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या देखा? वेक्टर देखे कि वेक्टर देखे बच्चे हमने कि सर अगर बैक्टीरियल सिस्टम में हमें डीएनए पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाएंगे, और यूकारियोटिक में कैसे। अब इसके बाद अगली चीज हमारे पास जो होगी बच्चे, वो तीसरा होगा, तीसरा स्टेप होगा, जिसका मतलब लिगेशन। लिगेशन तीसरा स्टेप देखते हैं, लिगेशन। लिगेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चे डीएनए को डीएनए को वेक्टर से जोड़ना। ठीक है, डीएनए को बच्चे वेक्टर से जोड़ना, ये अगला स्टेप है। भाई वेक्टर तो आपने देख लिया कि हमें किस किस वेक्टर का चुनाव करना है। अब उस वेक्टर तो चुनाव कर लिया, अभी जो लिखे थे मान लो ये वेक्टर लो, ये वेक्टर जो भी लो, उसके साथ भाई आपके पास में एक डीएनए का फ्रेगमेंट था, डीएनए का टुकड़ा था, आपने देखा भाई हमें तो इस वेक्टर के द्वारा पहुंचाना है, इसको जोड़ना पड़ेगा ना। तो लिगेशन यही होता है स्टेप 3। जोड़ने के लिए क्या करते हैं आप जानते हो बच्चे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जो वेक्टर को फ्रेगमेंट के स्टिकी एंड प्रदान करते हैं। याद करिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कुछ एंजाइम होते हैं बच्चे, लिख देता हूं पहले मैं फिर समझाता हूं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बच्चे अगर हम बात करें तो क्या होते हैं, ये एक ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए को काटते हैं। क्या करते हैं बच्चे? जो डीएनए को काटते हैं। आप सब जानते हो, जो बच्चे पुराने हैं, जो पुराने बच्चे हैं, ओल्ड बच्चे हैं, जो अभी दोबारा से देख रहे हैं, वो सब जानते हैं पहले से। न्यू बच्चे हैं, आप लोग बहुत गहराई से पढ़ते चलोगे। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, कॉलेज में पढ़ा होगा। ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए को एक स्पेसिफिक जगह से काटते हैं। काटते ही नहीं बल्कि उनको एक ऐसा एंड प्रदान करते हैं कि जो चिपकने वाला होता है। मतलब ये आपके डीएनए को क्या करते हैं बच्चे? डीएनए को कट करते हैं।
डीएनए को प्यारे बच्चे ये काटते हैं और काटने के बाद में क्या करते हैं, स्टिकी एंड प्रदान करते हैं। यानी एक जो सिरा होता है उसका ऐसा सिरा प्रदान करते हैं, वो सिरा चिपकने वाला होता है। मतलब मान लीजिए बच्चे, जैसे जैसे ये वेक्टर डीएनए है ना, ये वेक्टर डीएनए है और ये आपका डीएनए है, जो आप ये डीएनए का टुकड़ा वो है जो आपको वेक्टर के साथ जोड़ना है। तो इस एंजाइम से काटेंगे, काटने के बाद में, इस एंजाइम से काटने के बाद में एक बात ध्यान रखना बच्चे कि जो ये डीएनए का टुकड़ा है ना, इसका एंड और इसका एंड, इनके जो सिरे हैं ना ये ऐसे हो जाते हैं जो चिपकते हैं एक दूसरे से, चिपकने वाले सिरे हो जाते हैं। तो ये चिपकते हैं तो ये लिगेशन हो जाता है, ये दोनों जुड़ जाते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से तो हमने काटा है सिर्फ और चिपकने वाले सिरे बन गए। अब इनको भी जोड़ने के लिए हमें और एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे नहीं कि अपने आप जुड़ते हैं, जोड़ने के लिए फिर आवश्यकता पड़ती है डीएनए लाइगेज की। किसकी? इसके बाद में फिर आपको आवश्यकता पड़ती है एक और एंजाइम की, डीएनए लाइगेज। फिर इससे जोड़ा जाता है डीएनए लाइगेज, इससे जोड़ देते हैं। फिर उससे काटा था, इससे जोड़ते हैं, इससे जोड़ते हैं बच्चे, उससे काटा था, इससे जोड़ते हैं। समझ में आ गई बात? और अब जुड़ने के बाद में फिर आपका जो डीएनए बन गया ना, उसको बोलते हैं आरडीएनए। क्या बोलते हैं? आरडीएनए, या फुल फॉर्म में बोलते हैं बच्चे इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोला जाता है। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं बच्चे? फिर इसको हम बोलते हैं हाँ बिल्कुल मानसी, बिल्कुल सही बताया आपने। फिर इसको बच्चे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। जो हमारा अब दोनों वेक्टर वाला डीएनए भी जुड़ गया और जिस डीएनए के टुकड़े को हमें पहुंचाना है वो भी जुड़ गया। दोनों के जुड़ने के बाद अब जो नया डीएनए बना प्यारे बच्चे, उसको हम बोलेंगे सर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझे कि नहीं समझे बात को? उम्मीद करता हूं बच्चे बात आप सभी को बिल्कुल क्लियर हुई होगी। चलिए, ये होता बच्चे हमारा स्टेप नंबर 3। ओके, तो चलिए बच्चे यहाँ तक करें। स्टेप 4 से फिर आगे अगली क्लास हमारी अभी जो होगी, अगली उस क्लास के अंदर स्टेप 4 से शुरू करते हैं, प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, है ना। और ये प्रोसेस क्लोनिंग वाली आज हमें कंप्लीट कर देनी है, फिर अगली चीज पढ़ेंगे हम इसी के अंदर। ठीक है, चलिए बच्चे मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद भाई।